हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है। चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अभी फ्यूचर्स वाला टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास में फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना हमने सीख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग या फिर नॉर्मल कंपाउंडिंग वगैरह। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मुलेज वगैरह आपको लिखवा दिए थे, जब डिविडेंड की इनकम अमाउंट में होगी, डिविडेंड की इनकम परसेंटेज में होगी। यहाँ पे इन फॉर्मुलेज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लिया था, लेकिन इनके बेसिस पे कोई क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में अभी नहीं किया था। क्वेश्चंस इसके बेसिस पे करवाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और करवा रहा हूं पहले, क्योंकि जो अब कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रहा हूं वो है आर्बिट्राज। जो ये नॉर्मल कंपाउंडिंग या कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स थे, ये कॉन्सेप्ट्स अल्टीमेटली आपके आर्बिट्राज के कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज होकर क्वेश्चंस में ज्यादातर बनते हैं। तो इसके लिए पहले एक बार आर्बिट्राज का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो भी सीखते हैं। एक तरह से आर्बिट्राज आपका मेन कॉन्सेप्ट है। आर्बिट्राज कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशंस के लिए हमने ये कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है ना। तो एक बार आर्बिट्राज सीखते हैं, उसको एग्जांपल से एक बार सीखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे जिसमें आपका आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट भी आएगा और ये जो कंपाउंडिंग वाले कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे लास्ट क्लास में, मैंने आपको जो नोट करवाया था वो भी आएगा, ठीक है ना। हेडिंग डालिए आर्बिट्राज। अभी इसके बारे में मैं आपको लिखवाता हूं आर्बिट्राज के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार आर्बिट्राज को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल करवा रहा हूं, फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो पहले एग्जांपल नोट करिए। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, एग्जांपल है ₹180। प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट of 6 months prevailing today। क्या मतलब है इसका वो भी बताता हूं। मान लो ₹195, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम। एक्सप्लेन if any arbitrage opportunity exist। नोट करिए एक बारी, यहां से एक बारी आर्बिट्राज का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो बेसिकली यहां पे डेटा क्या दिया हुआ है इस एग्जांपल में कि आज ओपन मार्केट में कैश सेगमेंट में एक शेयर का प्राइस चल रहा है ₹180। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है आज ही 195 का, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो फ्री में होता है। तो ये 195 किस चीज का प्राइस है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आप इस शेयर को बाय या सेल कर सकते हो, इस बात का राइट आपको मिल जाएगा 195 में। अब आप अगर शेयर को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आज से 6 महीने बाद ओपन मार्केट में कैश सेगमेंट में शेयर का कुछ भी प्राइस चल रहा हो, आपको 195 का यह शेयर मिल जाएगा। अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का करते हो आज, तो आज से 6 महीने बाद ओपन मार्केट में कैश सेगमेंट मार्केट में कोई भी प्राइस चल रहा हो, आप इस शेयर को 195 में बेच पाओगे। ये वो प्राइस है, ठीक है ना। अच्छा, और इंटरेस्ट रेट 12%। आपसे पूछा गया आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। देखो, आर्बिट्राज का जो बेसिक मतलब होता है ना, वो ये होता है एक मार्केट से खरीदना, दूसरी मार्केट में बेचना। और ऑब्वियसली किस मार्केट में हम परचेजेस करेंगे, जहां पे प्राइसेस सस्ते होंगे, और कहां पे हम बेचेंगे जहां पे प्राइसेस ज्यादा होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। आर्बिट्राज करके हम हमेशा प्रॉफिट ही कमा सकते हैं। कहने का मतलब है ये पूरे तरीके से मेरे रिस्क को कम करके मेरे को प्रॉफिट ही कमा के देता है, लॉस नहीं आता यहां पे मुझे। क्या होता है आर्बिट्राज, कैसे करते हैं वो एक बार देखते हैं, फिर मैं इसकी थ्योरी आपको लिखवाऊंगा। तो देखिए, अब सबसे पहले आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अधिकार दिया जा रहा है कि 195 का आप शेयर खरीद पाएंगे या बेच पाएंगे आज से 6 महीने बाद। जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का कर लिया तो आज से 6 महीने बाद मेरे को 195 का शेयर मिल जाएगा। अगर मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का कर दिया तो आज से 6 महीने बाद 195 का यह शेयर बेच पाऊंगा। यह है ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट फ्री में होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो अंडरलाइंग एसेट है उसका भाव है 195, ठीक है ना, जो मेरे को स्टॉक मार्केट ने, मेरे ब्रोकर ने मेरे को दे दिया। एक्चुअली में 6 महीने बाद शेयर का प्राइस क्या हो सकता है, 195 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है।
कैश सेगमेंट में एक्चुअली में शेयर का भाव आपके अकॉर्डिंग आज से 6 महीने बाद क्या हो सकता है, एक बारी वो पता लगाते हैं। क्यों, वो भी पता चलेगा, एक बारी पता लगाते हैं। करंट एमपीएस, मैं सीएमपी लिख देता हूं इसको, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस आज 180 चल रहा है। अगर मार्केट की बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहें, सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर स्टॉक मार्केट में इंक्रीज आए, तो आज से 6 महीने बाद, अगर आज का प्राइस 180 रुपए है, तो आज से 6 महीने बाद क्या प्राइस हो सकता है इस शेयर का, तो उसको मैं लिखता हूं फेयर फ्यूचर प्राइस, जो हमने अभी निकालना सीखा है लास्ट क्लास में। आज अगर 180 का है तो आज से 6 महीने बाद, मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, आज 180 रुपए का है तो आज से 6 महीने बाद कितने का होगा, मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, इंटरेस्ट ऐड करना है, कंपाउंडिंग करनी है, डिस्काउंटिंग नहीं करनी है। आप चाहे नॉर्मल कंपाउंडिंग कर सकते हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। मैं आपकी रेफरेंस के लिए दोनों से सॉल्व करके दिखा रहा हूं इसको। नॉर्मल कंपाउंडिंग करते हो तो 180 प्लस 180 मल्टीप्लाई बाय 12% का इंटरेस्ट है, लेकिन 6 मंथ्स का, क्योंकि 6 महीने आगे का निकालना है हमें। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 190.8, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर ये मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूं यहां पे मैंने किया है नॉर्मल कंपाउंडिंग, या फिर आप कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो। एफएफपी फेयर फ्यूचर प्राइस ब्रैकेट में कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग, क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं था तो आप कुछ भी लगा सकते हो इसमें। 180 करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आर, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, 0.12 मल्टीप्लाई बाय टाइम्स 6 मंथ्स, तो ये बच जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.06। अब ये 0.0 ई रेज टू पावर 0.06 पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू अपने टेबल से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे टेबल में 0.06 की वैल्यू ये रही, 0.06 1.0618, 180 मल्टीप्लाई बाय 1.0618, तो ये आपके पास आ जाएगा 191.12। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो जब क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं किया है। अच्छा, अब यहां पर क्या केस बना, मतलब आपके अकॉर्डिंग एक्चुअली में आज से 6 महीने बाद इस शेयर का प्राइस 190.8 हो सकता है, ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आज से 6 महीने बाद शेयर का भाव 198.8 हो सकता है नॉर्मल कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग बेस बना के, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको अधिकार दे रहा है 195 में इसकी ट्रेडिंग करने के लिए। मतलब एक तरह से क्या बना, एक तो है कैश सेगमेंट और एक है फ्यूचर मार्केट सेगमेंट। आज से 6 महीने बाद की बात हो रही है, आफ्टर 6 मंथ्स। आपका अपना फोरकास्ट कह रहा है, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन कह रही है कि आज से 6 महीने बाद ओपन मार्केट में शेयर का भाव 190.8 हो जाएगा एज पर नॉर्मल कंपाउंडिंग। लेकिन आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर दिया जा रहा है कि आप 195 में आफ्टर 6 मंथ्स इस शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हो। आई गेस आपको पहले तो ये बात क्लियर हुई। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ये केस है कि आज से 6 महीने बाद आपको लगता है कि ओपन मार्केट में शेयर का भाव 190.8 हो जाएगा, तो और फ्यूचर मार्केट में आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 195 में 6 महीने बाद इस शेयर में ट्रेडिंग करने का, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का करोगे या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का करोगे? मतलब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस बात के लिए लोगे कि 6 महीने बाद 195 में मैं शेयर खरीदूंगा, या आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस बात का लोगे कि 6 महीने बाद मैं शेयर 195 का बेचूंगा? आप सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का करोगे, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, आपको लग रहा है 6 महीने बाद 190.8 का शेयर हो जाएगा। मतलब 6 महीने बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ना करो, तो आज से 6 महीने बाद अगर आप शेयर को ओपन मार्केट में बेचने जाओ तो 190.8 का बिकेगा। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऑफर प्राइस दिया जा रहा है 195, तो 6 महीने बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेचोगे तो यह शेयर 195 का बेच पाओगे। मतलब आप अपनी फ्यूचर मार्केट सेगमेंट में सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे।
और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैसे होगा 6 महीने बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कैसे करोगे, क्योंकि पहली क्लास में हमने सीखा था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो प्रॉफिट हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो आपको पूरा करना पड़ता है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैसे होगा। अगर आप फ्यूचर मार्केट में शेयर को बेचना का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आफ्टर 6 मंथ्स जब एक्चुअली में 6 महीने पूरे हो जाएंगे और एक्चुअली में 6 महीने बाद की जब डेट आएगी तब आपको यह कॉन्ट्रैक्ट जब सेटल करना होगा तो क्या करोगे। फ्यूचर मार्केट सेगमेंट में 195 का यह शेयर बेचोगे, कैसे बेचोगे, ओपन मार्केट से कैश सेगमेंट से शेयर बेच के लाओगे, कितने का, अगर 190.8 का एक्चुअल प्राइस हो गया उतने में खरीद के लाओगे और फ्यूचर मार्केट सेगमेंट में उसको बेच दोगे, बाकी डिफरेंशियल आपका प्रॉफिट। इसी तरीके से सेटलमेंट करवाओगे, बेसिकली इसको डिलीवरी सेटलमेंट कहते हैं, जिसमें एक्चुअली वह शेयर मेरे पास आता है। आई गेस आपको यहां तक की बात क्लियर हुई। तो यहां पे तो मैं आपको बस इतनी बात समझाना चाह रहा था कि मैं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा वो कौन सा करूंगा। आज जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं आज से 6 महीने बाद शेयर में ट्रेडिंग करने के लिए, तो आज वो कॉन्ट्रैक्ट मैं शेयर को सेल करने का करूंगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि कैश सेगमेंट में मेरे को लगता है भाव कम होगा और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को भाव ज्यादा ऑफर किया जा रहा है। तो यहां पे सबसे पहले एक तरह से जो मैंने आपको समझाया उसमें हमने यही डिसाइड किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस बात का। तो मैं इसको अब लिखता हूं, इफ ये केस क्या बना, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर फ्यूचर प्राइस। मतलब सर इसका क्या कहना चाह रहे हो इस बात में, इफ एक्चुअल फ्यूचर प्राइस मतलब एक्चुअली में जो आपको स्टॉक मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भाव दिया जा रहा है वो 195 का दिया जा रहा है, जो कि ज्यादा है आपकी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कहती थी 6 महीने बाद शेयर का भाव 190.8 होगा। आई गेस आपको समझ आ गया। तो ऐसे केस में आपने क्या डिसीजन लिया था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का करेंगे या सेल करने का, सेल करने का। तो अगर ऐसा है कि एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा है फेयर फ्यूचर प्राइस से, देन सेल इन फ्यूचर मार्केट, देन सेल इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट एंड बाय इन कैश मार्केट सेगमेंट। आई गेस आपको यहां तक की बात क्लियर हुई। तो यहां पे सबसे पहले तो हमने अपना एक्सपेक्टेड प्राइस निकाला कि 6 महीने बाद हमारा अकॉर्डिंग क्या प्राइस होना चाहिए शेयर का। उस प्राइस को मैंने कंपेयर किया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने बाद मेरे को कितना प्राइस ऑफर किया जा रहा है। अकॉर्डिंगली मैंने कंपेयर कर लिया। एक तरह से मैं फोरकास्ट लगा रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में मार्केट क्रैश करेगी, तो आज मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में महंगे प्राइस पर शेयर को बेचने का अधिकार लेना चाहूंगा। अगर मेरे को लगता है आने वाले टाइम में मार्केट बुलिश जाएगी, ऊपर जाएगी, तो आज मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शेयर को बाय करने का अधिकार लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है फ्यूचर में प्राइस महंगे हो जाएंगे, तो विद इन कॉन्ट्रैक्ट सस्ता शेयर लेने का राइट ले लो, सस्ते में शेयर लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। समझ आ गया आपको यहां पे। अब इसकी सेटलमेंट कैसे होगी, यहां पे होगा क्या, बाय, यहां पे डिसीजन तो आ गया कि कैश मार्केट में शेयर बाय करना है, बाय शेयर in cash segment today, आज की आज शेयर बाय कर लो। आपको फ्यूचर मार्केट सेगमेंट में सेटलमेंट कब करनी है, 6 महीने बाद, लेकिन बाय आज की आज कर लो। बाय शेयर इन कैश मार्केट टुडे, कैश सेगमेंट मार्केट टुडे, एक्चुअली में आज शेयर खरीद लो। बाय बोरोइंग मनी, आपके मन में आएगा सर पैसा क्यों बोरो कर रहे हो सकता है बंदे के पास अपना खुद का पैसा हो तभी वो स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहा है। मैं आपको आर्बिट्राज सिखा रहा हूं। आर्बिट्राज एक वो टेक्निक है कि मेरी जेब से कुछ पैसा लगेगा भी नहीं, मैं बस अपना दिमाग लगा के शर्त लगा रहा हूं स्टॉक मार्केट में किसी और के पैसों से, ठीक है ना। हम अपना पैसा लगाएंगे ही नहीं यहां पे। तो मैंने पैसा बोरो किया, मतलब आज मैं शेयर खरीद रहा हूं टुडे, आज मैं शेयर खरीद रहा हूं, अपना पैसा आज भी नहीं लगा रहा हूं, कहीं और से उधारी ली, उतनी उधारी में शेयर खरीद लाया। अच्छा, आज शेयर कितने का है, 180 रुपए का, तो आज बोरोड मनी कितना होगा, 180 रुपए, क्योंकि आज शेयर 180 रुपए का है, तो आज अगर शेयर खरीदने जा रहा हूं कैश सेगमेंट मार्केट में तो 180 रुपए का आएगा, तो मेरे को बोरो भी कितना करना पड़ेगा, 180 रुपए। पेमेंट
आफ्टर 6 months इस बोरोड अमाउंट की पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ दिस लोन 6 महीने बाद करूंगा तो कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? नॉर्मल कंपाउंडिंग को बेस बना के कर रहा हूं क्योंकि मैंने प्राइस भी नॉर्मल कंपाउंडिंग वाला पिक किया था। तो 6 महीने बाद कितना प्राइस पे करना पड़ेगा? 180 रुपए बोरो किया था, उतना प्रिंसिपल तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस सिंपल कैलकुलेशन 180 मल्टीप्लाई बाय 12%, वही जो पहले प्राइस के लिए कंप्यूटेशन करी थी, इंटू 6/12 सेम आएगा 190.8। इतना पैसा मेरे को लौटाना पड़ेगा जो आज मैंने बोरो किया है विद इंटरेस्ट। 6 महीने बाद इतना लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन मेरे पास आज शेयर आ चुका है, ठीक। अब मैंने आज शेयर खरीद लिया, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, एक तरफ दो चीजें चल रही हैं एक साथ। क्या दो चीजें? मैंने आज शेयर खरीद लिया, दूसरी तरफ से उस शेयर को खरीदने के लिए लोन ले लिया। चलते गए चलते गए चलते गए, 6 महीने बाद उस शेयर की भी वैल्यू कहां पहुंच गई? 190.8। उस लोन की रीपेमेंट की वैल्यू भी कहां पहुंच गई? 190.8। आई गेस आपको इतनी बात समझ आ गई। अब आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स मैं क्या करूंगा? सेल शेयर अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर मार्केट सेगमेंट। मैंने शेयर आज की आज बाय कर लिया था, यहां पे लिखा है आज की आज मैंने शेयर बाय कर लिया था, साथ की साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था? सेल इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट। इस बात का मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। आई गेस आपको समझ आ गया। एक तरफ से मैंने आज शेयर बाय किया, दूसरी तरफ से उस शेयर को बाय करने के लिए मैंने लोन लिया, और तीसरा स्टॉक मार्केट में अपने ब्रोकर से आज से 6 महीने बाद शेयर को 195 में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो 6 महीने बाद इस शेयर का मार्केट में एक्चुअल भाव क्या चल रहा है? 190.8 जो मेरी फोरकास्टिंग थी, ठीक है ना? लेकिन मैं इस शेयर को कितने का बेचूंगा? अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कितने का बिकेगा ये शेयर? सेल शेयर अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट ₹195, assuming actual price after 6 months is equal to expected price, that is fair price after 6 months, that is 190.8। ठीक है ना? तो अब मेरे को क्या फायदा हो रहा है? फ्यूचर में एक्चुअली में 6 महीने बाद 198.8 का शेयर हो गया, लेकिन मैं अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये शेयर कितने का बेचूंगा? 195 का बेचूंगा। तो 6 महीने बाद मेरे पास इनफ्लो कितना आया शेयर को बेचने पर? 195 का इनफ्लो आया। कैसे आया ये इनफ्लो? सेलिंग शेयर अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट, ठीक है ना? माइनस आउटफ्लो। 6 महीने बाद आउटफ्लो क्या होगा? मैंने शेयर तो खरीद लिया था आज ही, 6 महीने पहले ही शेयर खरीद के बैठ गया था मैं, तब मेरी जेब से कोई आउटफ्लो नहीं लगा था क्योंकि मैंने अपना पैसा नहीं लगाया था तब शेयर को खरीदने के लिए, मैंने बोरोड मनी लगाया था। लेकिन 6 महीने बाद वो बोरोड मनी वापस करना पड़ेगा, और 6 महीने बाद जब वो बोरोड मनी वापस करूंगा तो कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? 190.8 वापस करना पड़ेगा। अब आउटफ्लो होगा। ये एक तरह से इनफ्लो आउटफ्लो मैं आफ्टर 6 मंथ्स की बात कर रहा हूं। 190.8 बोरोड मनी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ये मैं पे कर रहा हूं। बाकी जो बचा वो मेरा एक तरह से प्रॉफिट है। $4.2। आई गेस आपको क्लियर हुआ। यह है हमारा प्रॉफिट, और यह प्रॉफिट अल्टीमेटली आर्बिट्राज प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि हमने एक तरह से एक मार्केट में बाय किया है, दूसरी मार्केट में सेल किया है। समअप अगर मैं इसको करूं तो आर्बिट्राज क्या है? यहां पे अगर इस एग्जांपल से हम समअप करें, मेरे को आज शेयर खरीदना है। पहली बात आर्बिट्राज में कहा जाता है एक मार्केट में सेल करो, दूसरी मार्केट में बाय करो। सेल वहां करो जहां शेयर महंगा है, जहां प्राइस महंगा है, बाय वहां करो जहां सस्ता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा,
बाय करने के लिए भी अपना पैसा मत लगाओ। तो यहां पे इस एग्जांपल के थ्रू हमने क्या किया, आज मैं कैश मार्केट में जाके शेयर खरीद के लाया। जब आज मैं कैश मार्केट में शेयर खरीदने गया तो मैंने अपना पैसा नहीं लगाया, शेयर खरीदने के लिए मैंने पैसा बोरो कर लिया, ठीक है ना। 6 महीने बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट सेगमेंट में, क्योंकि मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत 6 महीने बाद शेयर महंगा बेच दिया 195 का। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट सेगमेंट में शेयर बिका 6 महीने बाद 195 का, लेकिन 6 महीने बाद जो लोन मैंने लिया था शेयर को खरीदने के लिए, वो लोन मेरे को लौटाना पड़ेगा। तब मैंने लोन लौटाया, नेट मेरे पास मेरा पैसा बच गया। आई गेस आपको समझ आया। तो मेरी जेब से कभी पैसा लगा ही नहीं। अच्छा, यहां पर जो ये सेटलमेंट है, इस सेटलमेंट को आपकी रेफरेंस के लिए लिखवा रहा हूं, नोट दिस सेटलमेंट इज नोन एज डिलीवरी सेटलमेंट। डिलीवरी सेटलमेंट का बेसिक सा मतलब क्या होता है, एक्चुअली में शेयर आना। देखो, एक होता है नेट सेटलमेंट, एक होती है डिलीवरी सेटलमेंट। नेट सेटलमेंट तो क्या हो गया एक तरह से कि मैं आपको बोलूं कि आज ना शेयर का प्राइस 190 है, एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपको बोलूं आज शेयर का प्राइस 190 है, लेकिन मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूं, आपको एक राइट दे रहा हूं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कि आप इस शेयर को 220 रुपए का बेच सकते हो, ठीक है ना। आज शेयर का भाव चल रहा है 190, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हो गया कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक अधिकार दे रहा हूं कि आप शेयर को 220 रुपए का बेच सकते हो आज से 2 महीने बाद, ठीक है ना। आपने मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब 2 महीने बाद एक्चुअली में मार्केट में शेयर का प्राइस हो गया, एग्जांपल के लिए एक्चुअली में शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस हो गया 200 रुपए। अब 6 महीने बाद अगर आप इस शेयर को एक्चुअली में मार्केट में बेचने जाते तो कितने का बिकता, 200 रुपए का। लेकिन क्योंकि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो अब आप इस शेयर को कितने का बेच पाओगे मार्केट में, 220 रुपए का। एक्चुअली में ना मेरे पास शेयर है, ना मैं इस शेयर को बेच पाऊंगा। जब मेरे पास शेयर ही नहीं है तो मैं उसको बेचूंगा कैसे। मैंने तो बस एक शर्त लगाई है कि अगर मैं इस शेयर को, अगर मेरे पास यह शेयर होता और फिर मैं इस शेयर को बिना कॉन्ट्रैक्ट करे अगर बेचने जाता तो ये 200 रुपए का बेच पाता। लेकिन क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस शेयर को बेचने जाऊं तो 220 रुपए का बेच पाऊंगा। एक्चुअली मैं ना बेच रहा हूं ना कभी खरीदा था शेयर, बस मैं तो ये शर्त जीत गया। तो इस शर्त की वजह से एक तरह से मेरे को 20 रुपए का फायदा होगा। ये 20 रुपए सीधा सीधा मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, इस नेट सेटलमेंट होना, ठीक है ना। तो नेट सेटलमेंट में एक्चुअली में ना मेरे पास कभी शेयर आता है, ना मुझसे कभी शेयर जाता है, डिलीवरी कभी होती नहीं है शेयर की। सीधा डिफरेंशियल अमाउंट, बाय और सेल के अमाउंट्स का जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है, वो डिफरेंशियल अमाउंट अगर आप जीत जाते हो तो आपको मिल जाता है, आप हार जाते हो तो आपको देना पड़ जाता है। यहां पे जो मैंने आपको करवाया ये डिलीवरी सेटलमेंट है, क्योंकि एक्चुअली में मैंने आज कैश मार्केट में जाके शेयर खरीदा है, ठीक है। जब मैंने एक्चुअली में आज कैश मार्केट में जाके शेयर खरीदा है, जिसके लिए मैंने पैसे तक बोरो किए हैं, तो मेरे पास एक्चुअली में शेयर आया है, मेरे डीमैट में शेयर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। आई गेस आपको समझ आया। चलिए, अच्छा एक एग्जांपल और नोट करिए इसके बाद, इसी में एग्जांपल 2 लिखिए। करंट मार्केट प्राइस, इसमें एक तरह से रिवर्स केस अब आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे अभी एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा था फेयर फ्यूचर प्राइस से, तो अब दूसरे वाला केस है एक बड़ी एक एग्जांपल से। ये भी जो एग्जांपल ले रहा हूं वैसे एग्जांपल फॉर्म में है आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एग्जांपल 75, इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम, ब्रैकेट में लिख दो कॉन्टिन्यूअसली कंपाउंडेड, मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था ऑब्वियसली इस तरीके से फिल्टर्ड डेटा नहीं था, वो पूरे पैराग्राफ में डेटा था। मैंने तो यहां पे क्योंकि मेरे को समझाना है सिर्फ, इसलिए मैंने क्रक्स ले रहा हूं उस डेटा का, ठीक है ना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 6 months, कॉन्ट्रैक्ट साइज is 100 shares, calculate arbitrage gain or loss if actual future price
इज 7400, बी 7800। तो मैंने दो ऑप्शंस बना दिए कि अगर एक्चुअली में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत मेरे को जो प्राइस मिल रहा है अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वो अगर 7400 मिल रहा है तो क्या होगा, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो मेरे को मिल रहा है वो 7800 मिल रहा है तो क्या होगा। ये जो 7400 और 7800 है ये पूरे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस है। एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 शेयर्स हैं, ठीक है ना, और ये प्राइसेस अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक्चुअल प्राइसेस हैं आज से 6 महीने बाद। मतलब अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का 7400 का प्राइस बोलूं, पहली बात कॉन्ट्रैक्ट फ्री में होगा, आज होगा। दूसरी बात, इस 7400 का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मेरे को राइट दिया जा रहा है, या तो आज से 6 महीने बाद मैं 7400 का शेयर बाय कर सकता हूं या 7400 का शेयर सेल कर सकता हूं ओपन मार्केट में, चाहे कोई भी प्राइस चल रहा हो। इसी तरीके से यही मतलब 7800 वाले प्राइस में है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो सॉल्यूशन, डेटा इतना ही है बस इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो ये डिसीजन लेना कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर मैं 7400 की बात करूं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का करोगे या सेल करने का। इसी तरीके से अगर मैं 7800 की बात करूं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का करोगे या सेल करने का। तो पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले ए पार्ट, अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 7400 है तो पहले तो हमारे अकॉर्डिंग 6 महीने बाद क्या प्राइस होना चाहिए वो निकाल लेते हैं। अच्छा, यहां पे ना एक काम करो, क्वेश्चन के डेटा में ही ना एक डेटा और लिख लो, जहां पे आपने CMP 75 लिखा है ना, वहीं पे कॉमा डाल के लिख दो डिविडेंड एक्सपेक्टेड आफ्टर 4 months इज ₹2। ये और लिख लो, डिविडेंड एक्सपेक्टेड आफ्टर 4 months इज ₹2। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा फेयर फ्यूचर प्राइस, मतलब आपके अकॉर्डिंग 6 महीने बाद क्या प्राइस होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में डिविडेंड भी है और CMP भी है, तो आपको याद होगा जो हमने फॉर्मूला लिखा था, फेयर फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू CMP माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। प्रेजेंट वैल्यू पहली बात क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट प्राइस आज का है, उसमें से आज का डिविडेंड माइनस करके टोटल नेट अमाउंट आज का आएगा, उसी अमाउंट को आज से 6 महीने बाद लेके जाऊंगा ना, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर RT। जब ई रेज टू पावर RT कर रहे हैं तो हम एक तरह से कंपाउंडिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट आज के नेट अमाउंट में जोड़ूंगा, ठीक है ना। अब यहां पे आपको जो CMP है वो तो आज का है, लेकिन जो डिविडेंड का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है ₹2, ये आज का नहीं है, ये 4 महीने बाद का है। आई गेस आपको क्लियर हुआ। मतलब अगर मैं इसको सेपरेटली बात करूं ना, तो आपको इस क्वेश्चन को यहां पे फेयर फ्यूचर प्राइस निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आपके पास ये है, जो ये डिविडेंड का अमाउंट है ₹2, ये आफ्टर 6 months है, सॉरी आफ्टर 4 months है। या तो आप एक काम करो, CMP में से माइनस की करना होता है, आप इस अमाउंट को 4 महीने पीछे ले आओ, इसको Y0 पे निकाल लो, मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। CMP ऑलरेडी Y0 पे है, उसमें से इस डिविडेंड की आज की वैल्यू माइनस करो, ये टोटल वैल्यू आपकी Y0 पे बन जाएगी, और इस पूरी वैल्यू को फिर ई रेज टू पावर RT, और यहां पे R 12% और टाइम 6 months लेके इस पूरी वैल्यू को 6 महीने आगे लेके जाओ। मतलब पहले डिविडेंड के अमाउंट को 4 महीने पीछे लेके आओ, उसको 4 महीने पहले के CMP में से माइनस करके पूरे नेट अमाउंट को 6 महीने आगे लेके जाओ। या तो आप ऐसे करो, या फिर आप यहां पे एक काम और कर सकते हो, CMP जो है वो Y0 का अमाउंट है, आज का अमाउंट है, बिना डिविडेंड माइनस किए इनटू ई रेज टू पावर RT करके इसको Y6 का अमाउंट निकाल दो आज से। Y6 मतलब यहां पे 6 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद। CMP एक तरह से 6 महीने बाद का निकाल दो, तो जो ये CMP आएगा, CMP 6 लिख देता हूं, मतलब 6 महीने बाद का CMP। डिविडेंड का ₹2 का अमाउंट आपके पास ऑलरेडी Y4 है, चौथे साल का डिविडेंड है, आप इसको आगे 2 महीने और ले जाओ, इनटू ई रेज टू पावर RT करो, और यहां पे टाइम 2 महीने लो। मतलब डिविडेंड ऑलरेडी आज से 4 महीने बाद का था, मेरे को 6 महीने बाद का अमाउंट निकालना है, तो डिविडेंड को 6 महीने बाद लेके जाने के लिए बस 2 महीने का और इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दो, तो आपके पास डिविडेंड आ जाएगा। इस डिविडेंड 6 महीने बाद का डिविडेंड, CMP में से डिविडेंड माइनस होना होता है, आपके पास पूरा CMP विदाउट डिडक्टिंग डिविडेंड 6 महीने बाद का आ चुका है, और आपके पास डिविडेंड भी 6 महीने बाद का आ चुका है। अब इसमें से माइनस कर दो, CMP 6 माइनस डिविडेंड 6।
आई गेस आपको समझ आया। मतलब दो तरीके हैं, दोनों में आंसर मोरलेस आपका सेम आता है, थोड़ा बहुत वो कैलकुलेशन की वजह से पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, नहीं तो आंसर पूरे तरीके से सेम आता है। मतलब दो तरीके, या तो 4 महीने बाद के डिविडेंड को मैं 4 महीने पीछे लेके आऊं और सीएमपी में से माइनस करवा के नेट अमाउंट को 6 महीने आगे लेके जाऊं, या फिर जो सीएमपी का Y0 का अमाउंट है इसको पूरा 6 महीने आगे लेके जाऊं, डिविडेंड का अमाउंट जो ऑलरेडी 4 महीने आगे है उसको 2 महीने आगे और बढ़ा के उसको भी 6 महीने पे लेके जाऊं और फिर यहां पे माइनस कर दूं। आई गेस आपको समझ आया। बस ये मत कर देना 75 आज का सीएमपी उसमें से स्ट्रेट अवे 2 रुपए माइनस कर दिया, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। 75 Y0 का अमाउंट है, आज का प्राइस है, और ये जो 2 रुपए का डिविडेंड है 4 महीनों बाद का प्राइस है। तो आज के प्राइस में से 4 महीने बाद का प्राइस में माइनस नहीं कर सकता, 4 महीने बाद की कोई चीज माइनस नहीं कर सकता, टाइमिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए, तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, वर्किंग नोट में डिविडेंड एट Y0, मतलब मैं यहां पे पहली वाली कैलकुलेशन कर रहा हूं, 4 महीने बाद के डिविडेंड को 4 महीने पीछे लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। तो कैसे आएगी, मतलब अब अगर 2 रुपए का डिविडेंड 4 महीने बाद का डिविडेंड है, क्योंकि एक्सपेक्टेड आफ्टर 4 मंथ्स लिख रखा था, तो ये फ्यूचर वैल्यू में था, अब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहा हूं और कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग से, तो कैसे निकलेगी, पीवी ऑफ डिविडेंड फॉर्मूला लग जाएगा डिविडेंड टू मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू पावर माइनस आर टी, क्योंकि अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू पावर आर, इंटरेस्ट रेट है 12%, 0.12 माइनस में है, इनटू 4 महीने पीछे लेके आ रहा है तो 4/12, तो ये बनेगा 0.04 माइनस 0.04 और ई रेस टू पावर माइनस 0.04 की वैल्यू अपने टेबल में से देख लेते हैं। तो ये हमारा टेबल, एक चीज का ध्यान रखना, अब मैंने टेबल चेंज कर दिया है, पहले फ्यूचर वैल्यू वाला टेबल था, अब ये प्रेजेंट वैल्यू वाला टेबल है। और अगर आप इस टेबल के हेडिंग में भी देखेंगे यहां पे -x स्पेसिफिकली यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू वाला टेबल मैंने उठाया है। तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी ई रेस टू पावर माइनस 0.04, तो 0.04 यहां पे आया हुआ है, ये रहा। तो 0.04 की वैल्यू 0.9608, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9608, ये इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9608, ये आ जाएगा आपके पास 1.922, ठीक है ना। तो यहां पे अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे 75 माइनस 1.922, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, मल्टीप्लाई बाय, अब इस पूरे नेट अमाउंट को 6 महीने आगे ले जाएंगे, ई रेज टू पावर आर वही 0.12 12% था, इनटू 6/12, और यहां पे अब फ्यूचर वैल्यू में निकाल रहे हैं तो वापस से फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 75 माइनस 1.922, ये आ जाएगा 73.078, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 0.06, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसमें फिर से टेबल दूसरा देखना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला, एक सेकेंड। तो 0.06 की वैल्यू ये हमने पहले भी कंसीडर कर रखी थी, अब फ्यूचर वैल्यू वाले टेबल पे 1.0618, तो 1.0618 मल्टीप्लाई बाय 73.078, ये आ जाएगा आपके पास 77.59। तो आपके पास फेयर फ्यूचर प्राइस आ चुका है। आई गेस डिविडेंड के साथ क्या कैलकुलेशन बनी, यहां पे क्या बना वो आपको समझ आ गया होगा। एग्जांपल में मैं इस तरीके के एग्जांपल भी इसलिए पिक कर रहा हूं ताकि जब हम बुक के अपने क्वेश्चंस उठाएं या एग्जाम के पास के क्वेश्चंस उठाएं तो वो आपको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो प्राइस आया है ये पर शेयर का प्राइस आया है आफ्टर 6 मंथ्स। आपके अकॉर्डिंग एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या था क्वेश्चन में, 100 शेयर्स, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेक्टेड प्राइस, फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, ये तो एक शेयर का प्राइस आया है, कितना था एक शेयर का प्राइस 77.59 मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स 7759, तो ये आपके पास
फेयर फ्यूचर प्राइस आ चुका है और ए पार्ट में एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या था। अच्छा, यहां पे ना कई बच्चे ना इस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस को समझ लेते हैं 6 महीने बाद का एक्चुअली में शेयर का प्राइस। ये एक्चुअली में शेयर का प्राइस नहीं है भाई, ये तो मेरे को आज दिया गया है, तो मैं आज से 6 महीने बाद क्या प्राइस हो जाएगा मार्केट में, इसकी तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगा सकता हूं, एक्चुअल थोड़ा ना बता सकता हूं। एक्चुअल तो 6 महीने बाद ही पता चलेगा ना स्टॉक मार्केट कितना प्राइस निकाल के देता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल फ्यूचर प्राइस का मतलब क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको कितना प्राइस दिया जा रहा है कि इस प्राइस पे आप 6 महीने बाद ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, पहला केस था 7400। अब आप बताओ, अपने मन में सोचो, आपके अकॉर्डिंग 6 महीने बाद शेयर का भाव 7759 हो सकता है और आपको आज एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको अधिकार दिया जा रहा है कि 6 महीने बाद मार्केट में कुछ भी भाव हो जाए आप 7400 में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप 7400 में कौन सी ट्रेडिंग करने का अधिकार लेना चाहोगे, बाय करने का या सेल करने का? बाय करने का, ठीक है ना। आई गेस आपको समझ आ गया। सो बेसिकली यहां पे क्या बनेगा, आर्बिट्राज डिसीजन क्या लोगे, यहां पे केस बनाए एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज लेस देन फेयर फ्यूचर प्राइस। मतलब आपके अकॉर्डिंग 6 महीने बाद शेयर का प्राइस या 100 शेयर्स का प्राइस 7759 होगा और कॉन्ट्रैक्ट आपको 7400 में कॉन्ट्रैक्ट लेने को बोल रहा है, ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या करोगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहोगे, क्योंकि आपके मन में क्या आएगा, 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट के तहत 7400 का शेयर खरीद लूंगा, जबकि उस टाइम पे एक्चुअल मार्केट में अगर मेरा फोरकास्ट सही बैठ गया तो 7759 का शेयर चल रहा होगा, उतने में बेच दूंगा, ठीक है ना। तो बाय इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्यूचर मार्केट सेगमेंट पे अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करने का डिसीजन लोगे, सेल इन कैश मार्केट सेगमेंट, और कैश मार्केट सेगमेंट में शेयर को बेचने का, ठीक है ना। अब यहां पे कैसे आपके पास प्रॉफिट आएगा, कैसे लॉस आएगा, एक बार अब वो देख लेते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और फॉर प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि अभी तक तो हम डिसीजन की बात कर रहे थे कि मुझे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो लेना कौन सा चाहिए, विद इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचना करना चाहिए या विद इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए, वो तो हमने डिसीजन ले लिया। अब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर रहे हैं, कैश सेगमेंट मार्केट में सेल कर रहे हैं, अब इसमें प्रॉफिट कैसे होगा। अच्छा, मान लेते हैं, एक मिनट के लिए प्रॉफिट को समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी ये शेयर्स हैं, तो मैंने क्या किया, मेरे को कैश मार्केट में सेल करना है, तो मैंने सेल आज की आज कर लिया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय तो मैं 6 महीने बाद करूंगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो आफ्टर 6 मंथ्स का है, लेकिन कैश मार्केट में सेल तो मैं कभी मर्जी कर सकता हूं ना, तो मैंने आज की आज सेल कर दिए 100 शेयर्स एट 75, आज का सीएमपी 75 था टुडे, एंड इन्वेस्ट, जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट कर दो आज की आज। ये हम क्या मान के चल रहे हैं, अज्यूमिंग वी ऑलरेडी हैव दीज शेयर्स, ठीक है ना। अब आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ्स मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मेरे को शेयर्स बाय करने हैं, बाय शेयर्स अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कितने के मिलेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था 7400, तो मैं 7400 में बाय करूंगा ये 100 शेयर्स आफ्टर 6 मंथ्स। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा मिलेगा क्यों, पिछला जो एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस किया था उसमें मैंने कैश मार्केट सेगमेंट में बाय करे थे शेयर्स,
तो कैश मार्केट सेगमेंट में जब आज की आज शेयर्स बाय करे थे तो उसके लिए हमने बैंक से पैसा बोरो किया था, तो 6 महीने बाद बैंक को पैसा लौटाना पड़ रहा था। यहां पे हम कैश मार्केट सेगमेंट में सेल कर रहे हैं, तो मैंने आज की आज जब शेयर सेल करे, जो पैसा आया वो पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो 6 महीने बाद बैंक से पैसा मिलेगा। अगर मैं 6 महीने बाद बैंक से पैसा विड्रॉ करवाता हूं तो कितना मिलेगा? 7500 का तो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आर टी, आर था 0.12 12% इनटू टाइम 6 मंथ्स, तो ये आएगा आपके पास 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.06 की वैल्यू कितनी थी? अच्छा, टेबल तो हमें फ्यूचर वैल्यू वाला देखना है, तो 0.06 की वैल्यू वही 1.0618 मल्टीप्लाई बाय 7500, ये आ जाएगा 7963.5। तो मतलब जो आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो शेयर्स बेचे थे वहां पे आपको बैंक से आज 6 महीने बाद इनफ्लो मिला है इतना, और जो विद इन कॉन्ट्रैक्ट आपको शेयर्स बाय करने पड़े उसकी वजह से 6 महीने बाद आपका आउटफ्लो हुआ है ये, ठीक है ना। नेट आपके पास कितना पैसा बचा वो आ जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने आज की आज शेयर्स बेच दिए, आपने एक चीज खोई भी है। अगर आप आज की आज यहां पे अगर टाइमलाइन पे हम बात करें, मैंने आज की आज शेयर्स सेल कर दिए, अगर मैं ये शेयर्स आज की आज सेल ना करता, यहां पे 6 महीने तक अगर मैं होल्ड करके रखता, तो 4th मंथ के एंड में मेरे को 2 रुपए का डिविडेंड मिलता। मतलब क्योंकि मैंने आज ये शेयर यहां पर ही बेच दिए, तो चौथे मंथ के एंड में जो मेरे को इन शेयर्स पे डिविडेंड मिलना था वो डिविडेंड नहीं मिला। आई गेस आपको बात समझ आई। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने आज की आज शेयर बेच तो दिए, उसकी वजह से मैंने यहां पर 6 महीने का इंटरेस्ट अर्न जरूर कर लिया है, एक नुकसान की कॉस्ट पर। कौन सा नुकसान? डिविडेंड लॉस्ट। कितना लॉ? डिविडेंड। अच्छा, 2 रुपए का डिविडेंड था, मल्टीप्लाई बाय, पहली बात 2 रुपए का डिविडेंड पर शेयर था पहले, तो मल्टीप्लाई बाय ये 2 रुपए का जो अमाउंट है ये आज से 4 महीने बाद का अमाउंट है, जबकि मैं यहां पे ये जो आउटफ्लो और इनफ्लो निकाल के बैठा हूं ये 6 महीने बाद के निकाल के बैठा हूं। मतलब डिविडेंड के 4 महीने के बाद के अमाउंट को 2 महीने आगे और लेके जाना है, तो इनटू ई रेज टू पावर आर टी, आर वही 12%, इनटू यहां पे टाइम 2 महीने आगे लेके जाना है। 4 महीने तो आगे ही ऑलरेडी है, लेकिन यहां से जो टोटल 6 महीने आगे की जो अमाउंट आएगी वो पर शेयर के डिविडेंड की आएगी, और एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 शेयर्स थे। तो पहले तो ये 0.12 2/12 ये बन जाएगा 0.02। 0.02 की वैल्यू अपने टेबल में से ये रही आपके पास, तो 0.02 की वैल्यू है 1.0202 मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू वाला टेबल देखा है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स थे 204.04। तो ये जो डिविडेंड लॉस है ये एक तरह से आपका आउटफ्लो आया है, आपने कमाया नहीं है, कमा सकते थे, ठीक है ना, एक तरह से आउटफ्लो है। तो नेट आपके पास जो यहां पे बचेगा 7963.5 माइनस 7400 माइनस 204.04 359.46। तो ये आपके पास है रिस्कलेस प्रॉफिट ऑफ आर्बिट्राज, ठीक है ना। आई गेस आपको अच्छे से समझ आ गया यहां पे। एक बार अब इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट में एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 7800 बोली जा रही थी, ठीक है ना, जबकि फेयर फ्यूचर प्राइस जो हमने निकाली थी बिल्कुल स्टार्टिंग में वो कितनी निकाली थी? 7759 पर शेयर की प्राइस थी, तो 7759 100 शेयर्स की। अब यहां पे बताओ क्या डिसीजन लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। आज से 6 महीने बाद शेयर का प्राइस हो जाएगा 7759, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको एक आज अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप 7800 में आज से 6 महीने बाद शेयर में ट्रेड कर सकते हो। तो आप क्या चाहोगे, 7800 में 6 महीने बाद बेचना या खरीदना?
महंगा प्राइस है, तो आप 7800 में बेचना चाहोगे। मतलब यहां पे केस क्या बना, वही जो हमने पिछले एग्जांपल में केस किया था वो वाला केस बना। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर फ्यूचर प्राइस। ठीक है ना, फेयर फ्यूचर प्राइस हमें लगता है 6 महीने बाद 7759 होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट या मेरा ब्रोकर अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है 7800 की, तो मैं इसमें सेल करूंगा 6 महीने बाद शेयर। ठीक है ना, देयरफॉर डिसीजन क्या होगा, बाय इन कैश सेगमेंट, सेल इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेल करने का डिसीजन लूंगा। ये तो हो गया मेरा डिसीजन। अब इसके बेसिस पर प्रॉफिट और लॉस। देखो आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगा। सबसे पहले तो आपने आज की आज, अच्छा मैं यहां पे आफ्टर 6 मंथ्स नहीं लिखता हूं, पहले आज की आज क्या करेंगे, हमें कैश सेगमेंट मार्केट में शेयर बाय करना है, तो मैंने क्या किया, बाय शेयर टुडे इन कैश सेगमेंट एंड बोरो द रिक्वायर्ड मनी। और जो पैसा चाहिए उसको हमने बोरो कर लिया। तो कितने में खरीदेंगे, 100 शेयर्स, 7500 का सीएमपी था आज, तो 7500 के शेयर्स खरीदने, इतना पैसा बोरो करूंगा। पेमेंट आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद इसकी पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 7500 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आर टी, 12% का रेट इंटू 6/12, तो ये बनेगा आपके पास 0.06 की वैल्यू हमने पहले भी देख रखी है, 1.0618 मल्टीप्लाई बाय 7500, 7963.5। तो मेरे को अब इतना पैसा लौटाना पड़ेगा बैंक का 6 महीने बाद। आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगा, पहली बात, सेल शेयर्स अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मैं फ्यूचर मार्केट सेगमेंट में अंडर बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसीजन लिया था, सेल करने का। तो मैं अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये शेयर सेल करूंगा और कितने के बेच पाऊंगा, 7800 के। लेकिन इन शेयर्स को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर बेचने के लिए मैंने आज ही ये शेयर्स खरीद लिए थे, जिसके लिए बैंक से पैसा बोरो किया था, और बैंक का लौटाना कितना पड़ेगा 6 महीने बाद, पेमेंट टू बैंक। अब बैंक से रिसीव नहीं होगा, पेमेंट करनी पड़ेगी 7963.5। लेकिन अब इसमें एक फायदा होगा, मैंने आज की आज शेयर्स कैश सेगमेंट मार्केट में बाय करे थे, इस वजह से जो डिविडेंड था वो अब मुझे मिल जाएगा। जो मैंने ए वाला पार्ट डिस्कस किया था उसमें मैं आज शेयर सेल कर रहा था, तो वो डिविडेंड लूज कर रहा था। अब अगर मैंने आज कैश मार्केट सेगमेंट में शेयर बाय किए हैं, तो 4 महीने के एंड में जो डिविडेंड मिल रहा है वो मेरे को अब रिसीव हो जाएगा। तो एक तरह से सेल कर रहा हूं शेयर, इसकी वजह से इनफ्लो हो रहा है। जो बाय करे थे उसके लिए जो पैसा बोरो किया था, जब वो पैसा लौटा रहा हूं बैंक का, तो ये आउटफ्लो हो रहा है। और एक इनफ्लो और होगा, डिविडेंड रिसीव। अच्छा, जो डिविडेंड रिसीव होगा ₹2 पर शेयर का, ये तो 4 महीने बाद होगा। इसका 6 महीने बाद का अमाउंट निकालना है, मतलब 2 महीने और आगे करना है, इंटू ई रेज टू पावर आर 0.12 मल्टीप्लाई बाय 2/12। इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 100 शेयर्स पे 204.04, वैल्यू तो सेम ही आएगी। ये भी आपका एक तरह से इनफ्लो है। तो आपके पास नेट प्रॉफिट या लॉस यहां से कितना बचेगा, 7800 एक तो आपका इनफ्लो है, 204.04 आपका इनफ्लो है, माइनस 7963.5 आपका आउटफ्लो है, तो ये आएगा आपके पास 40.54। ये आपका इस केस में रिस्कलेस प्रॉफिट ऑफ आर्बिट्राज है। एंड दिस इज इट। आई गेस आपको आर्बिट्राज अच्छे से समझ आ गया इन एग्जांपल से। दोनों केसेस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए।
अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा है फेयर फ्यूचर प्राइस से, एंड वाइस वर्सा, अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कम है फेयर फ्यूचर प्राइस से, दोनों में किस तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे और किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा यहां पे। बाय द वे, आर्बिट्राज में कभी लॉस आएगा ही नहीं। आर्बिट्राज किया ही इसलिए जाता है कि मैं हमेशा प्रॉफिट ही कमाऊंगा, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने रिवर्स ट्रांजैक्शन एंटर कर ली है। ठीक है ना। आइए अब इसको एक बार लिख लेते हैं इसके बारे में थ्योरी, और उसके बाद उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ। आइए लिखिए एक बारी इसके नीचे, आर्बिट्राज मींस buying and selling in different markets for the purpose of making profit. Arbitrage means buying and selling in different markets for the purpose of earning profit. Arbitrage is possible when actual future price is not is equal to fair future price. भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको लगता है एग्जांपल के लिए आज से 6 महीने बाद आपके अकॉर्डिंग भी वही प्राइस होना चाहिए, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी आपको सेम प्राइस ऑफर कर रहा है, तो फिर आप कैसे गेन कमा सकते हो? भाई सिंपल सी बात, दो मार्केट्स हैं, दोनों मार्केट्स में अगर सेम प्राइस चल रहा है तो आप कोई फायदा कमा ही नहीं सकते। आर्बिट्राज तो सिंपल सी ये बात कहता है ना, एक आपकी कैश सेगमेंट मार्केट है, एक आपकी फ्यूचर सेगमेंट मार्केट है। एक में बाय कर लो, एक में सेल कर लो, जिसमें सस्ता है उसमें बाय कर लो, जिसमें महंगा है उसमें सेल कर लो। अगर दोनों ही मार्केट में सेम प्राइस है तो क्या प्रॉफिट कमाओगे? ठीक है ना। इसलिए यहां पे हमने लिखा जब दोनों प्राइसेस में डिफरेंस होगा, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस और फेयर फ्यूचर प्राइस, तो ही आर्बिट्राज गेन पॉसिबल है। अच्छा, आर्बिट्राजर इज अ पर्सन हु डैश never takes risk, always earns profit, never invests his own money, बोरो करते हैं हम यहां पे, ऑलवेज बोरो, टेक्स टू पोजीशंस, one in cash segment, other in future market segment. आई गेस जो अब मैं लिखवा रहा हूं वो आपको समझ आ रहा होगा साथ साथ, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं। जैसे यहां पे भी एक सेगमेंट में कोई और पोजीशन, दूसरे सेगमेंट में कोई और पोजीशन, या तो कैश सेगमेंट में बाय करूंगा या कैश सेगमेंट में सेल करूंगा, और जो दूसरा एंड होगा ट्रांजैक्शन का स्केयर ऑफ करने के लिए ओवरऑल ट्रांजैक्शन, वो डिफरेंट मार्केट में, फ्यूचर मार्केट सेगमेंट में होगा। ठीक है ना। और लास्ट, बाय चीप एंड सेल एक्सपेंसिव। एट द एंड ऑफ द डे करना हमें यही है। अच्छा, इसके बाद हाउ टू टेक पोजीशन फॉर आर्बिट्राज। दो केसेस। पहला केस, इफ actual future price is greater than fair future price, और दूसरा केस, if actual future price is less than fair future price। तो अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा है, कहने का मतलब है आपको लगता है 6 महीने बाद प्राइस कम होगा,
कॉन्ट्रैक्ट आपको ज्यादा प्राइस पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आप ज्यादा प्राइस पे बेचना चाहोगे, तो यहां पे क्या डिसीजन लिया जाएगा आपका? सेल अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप सेल कर देगा लोगे एंड ऑब्वियसली कैश सेगमेंट में फिर बाय करोगे। और यहां पे दूसरा केस, अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कम है, फेयर फ्यूचर प्राइस ज्यादा है, मतलब आपके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड के बाद एक्सपायरी पर आपके अकॉर्डिंग प्राइस ज्यादा होगा, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको कम प्राइस ऑफर कर रहा है शेयर ट्रेड करने के लिए, तो कम में बाय करेंगे, तो हम बाय करेंगे अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बाय अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन का दूसरा एंड यहां पे सेल करना, वो फिर कैश सेगमेंट में, ठीक है ना। यही सब अभी हमने सीखा है। आइए अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं एक बारी। तो आप आइए एक बारी क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए अपनी बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 10, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शेयर्स ऑफ प्रणव लिमिटेड आर बीइंग कोटेड एट ₹500। तो ये आपको एक तरह से सीएमपी दे दिया, आज का करंट मार्केट प्राइस। 3 month futures contract rate is 520 per share for a lot size of 500 shares। तो एक लॉट में पहली बात 500 शेयर्स, और अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको 520 रुपए का प्राइस दिया जा रहा है, और 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। इफ प्रणव लिमिटेड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट एनी डिविडेंड इन द इंटरिम, डिविडेंड वाला केस नहीं है अब इसमें, व्हाट इज द रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अ ट्रेडर इन शेयर्स, रिस्क फ्री रेट बीइंग 9%। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्राज का डिसीजन मांगा है इस क्वेश्चन में, इस केस में। अच्छा, पहली बात, अगर आगे की लास्ट लाइन एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन यहां तक के हिसाब से आपको करना क्या पड़ेगा? पहले आप फेयर फ्यूचर प्राइस निकालोगे, आज का सीएमपी दे रखा है 500, इसको आगे 3 महीने बाद का आपके अकॉर्डिंग फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होना चाहिए वो निकालोगे, चाहे कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग के बेसिस पे, चाहे नॉर्मल कंपाउंडिंग के बेसिस पे। फिर उस फेयर फ्यूचर प्राइस को जो आपने निकाला होगा उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल फ्यूचर प्राइस जो आपको 520 रुपए का दिया जा रहा है। अच्छा, फेयर फ्यूचर प्राइस कितने महीने आगे का? 3 महीने का, तो 3 महीने के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकालोगे। अब जब आप एक्चुअल फ्यूचर प्राइस को फेयर फ्यूचर प्राइस से कंपेयर करोगे, अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद इफ द 3 month फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट रेट इज 500, व्हाट शुड बी द एक्शन? एक तरह से दो केस बना दिए कि अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, अगर वो 520 रुपए दिया हो तो क्या आपका डिसीजन? अगर वो 500 रुपए दिया हो, जितना आज का सीएमपी है उतने पे ही अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका क्या डिसीजन होगा? दोनों के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फेयर फ्यूचर प्राइस 3 months। अच्छा, मैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। पेपर में अगर टेबल वगैरह का डेटा आपको, एक्सपोनेंशियल वगैरह का डेटा अगर आपको पेपर में नहीं दिया होता, तो आप नॉर्मल कंपाउंडिंग से भी कर सकते हो। तो फेयर फ्यूचर प्राइस के लिए पहले तो फॉर्मूला कोट कर देते हैं। सीएमपी, डिविडेंड वगैरह का कोई केस नहीं है, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आरटी। सीएमपी है आपके पास 500 इंटू ई रेज टू पावर आर है आपके पास क्वेश्चन में 9%, तो 0.09 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 3 महीने, तो ये बनेगा 500 इंटू ई रेज टू पावर 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.09, ये आपके पास बन जाएगा 0.0225। अब इसकी वैल्यू टेबल में से देख लेते हैं। तो 0.0225 की वैल्यू के लिए आपके पास 0.024 की वैल्यू भी है, 0.023 की भी वैल्यू है, 0.022 की भी वैल्यू है, 0.0225 की वैल्यू नहीं है, जो कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा। 0.022 0.023 के बीच में 0.0225 लाई करेगा, तो इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू लाई करेगी। तो वही आपको जो प्रोपोर्शनेट फॉर्मूले से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। ऑल्दो मेरे को याद है, मैंने आपको एग्जांपल्स पे जब ये सारी चीजें समझाई थी कैलकुलेशंस की, तो यही वैल्यू आपको कंप्यूट करके भी दिखाई थी, बट स्टिल यहां पे हम वर्किंग नोट में लिख लेते हैं इसको। ई रेज टू पावर 0.022, इसकी वैल्यू आपके पास टेबल से आई 1.0222। ई रेज टू पावर 0.023, इसकी वैल्यू आपके पास टेबल से आई 0.0233, सॉरी 1.0233। इन्हीं दोनों के बीच में आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू फॉल करेगी
तो जब यहां से यहां कितने का इंक्रीज हुआ है? 0.001। 0.001 का इंक्रीज होता है तो वैल्यू कितने से इंक्रीज करी है? ये 0.0011। ठीक है ना? तो एक से अगर इधर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो 0.0011 डिवाइडेड बाय 0.001, इतने से हमारी वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रही है? 0.022 से 0.0225, मतलब 0.0005, यही आएगा ना? हाँ, तो आपके पास आ जाएगा ये कितने से इंक्रीज होगा? 0.0011 डिवाइडेड बाय 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.0005, ये आ जाएगा 0.00055। इतने से आप इस वाली वैल्यू को बढ़ा देंगे तो आपके पास यहां पे वैल्यू बचेगी 500 मल्टीप्लाई बाय 1.0222 प्लस 0.00055, ये आ जाएगा 1.02275 इंटू 500, ये आपके पास आ जाएगा 511.375। तो आफ्टर 3 मंथ्स आपके एक शेयर की वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इतनी हो सकती है। ठीक है ना? अच्छा, अब डिसीजन पे आ जाते हैं। इफ केस ए, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, क्वेश्चन में पहला केस दे रखा था एक्चुअल फ्यूचर प्राइस के लिए आपके 520, ठीक है ना, और एक 500, तो पहले 520 के हिसाब से कर लेते हैं। इफ एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज 520 और फेयर फ्यूचर प्राइस एफएफपी अभी आपने निकाली एक शेयर के हिसाब से, वैसे कॉन्ट्रैक्ट 500 शेयर्स पे था, वो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए 500 शेयर से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, लेकिन अभी तो डिसीजन तो एक ही शेयर के हिसाब से भी ले सकते हैं। 511.375, तो आपके अकॉर्डिंग आज से 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 511.375 होगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में आपको 520 पर ट्रेडिंग करने का राइट दिया जा रहा है। तो आप महंगे में शेयर को बेचना चाहोगे, तो डिसीजन क्या होगा? सेल अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट ₹520, बाय इन कैश मार्केट सेगमेंट एट आज का जो प्राइस है 500। ठीक है ना? ऑल्दो इतने को बाय करने के लिए अगर आप आर्बिट्राज करना चाहते हो तो आपको पैसा बोरो करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर आप अपना कुछ पैसा नहीं लगाना चाहते। अच्छा, बी पार्ट, इफ एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ₹500, दूसरा पार्ट यही था इस लाइन में कि अगर यह कॉन्ट्रैक्ट 500 रुपए में ही हो तो क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट आपको 500 रुपए में ट्रेडिंग करने के लिए बोल रहा है 3 महीने बाद, जबकि फेयर फ्यूचर प्राइस आपने निकाला है 511.375। अब बताइए आपके अकॉर्डिंग 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 511.375 हो जाएगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट आपको कह रहा है 500 रुपए में ट्रेडिंग कर लो, तो आप यहां पे क्या डिसीजन लोगे? सस्ते में बाय करना। तो डिसीजन बाय अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 500 रुपए में आप बाय करना चाहोगे शेयर। सेल इन कैश मार्केट, स्केयर ऑफ करने के लिए कैश मार्केट में फिर सेल ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है ना? आई गेस आपको समझ आ गया यहां पे। चलिए, सो दिस इज इट। ये था आपका ये क्वेश्चन, आसान था बिल्कुल। फेयर फ्यूचर प्राइस और अकॉर्डिंगली कंपेयर करके डिसीजन लेना था। प्रॉफिट और लॉस के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं था, तो हमने कंप्यूट भी नहीं किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूट द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। मतलब सबसे पहले तो आपसे एफएफपी पूछ रहा है, थ्योरेटिकली आपके अकॉर्डिंग फेयर फ्यूचर प्राइस, फॉरवर्ड प्राइस क्या होना चाहिए। 3 कंपनीज का रेफरेंस है, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, आर लिमिटेड, तीनों के लिए काम करना है। पी लिमिटेड एक का डेटा पढ़ते हैं क्योंकि बाकी सबका भी डेटा मोरलेस वैसा ही है, डिजिट्स में फर्क है बस। जैसे पी लिमिटेड के लिए स्पॉट प्राइस मतलब सीएमपी आपको दिया हुआ है 4500, डिविडेंड एक्सपेक्टेड 50 रुपए। डिविडेंड कब एक्सपेक्टेड है? डिविडेंड रिसीवेबल इन 2 महीने,
तो मतलब ये जो 50 रुपए का प्राइस आपको डिविडेंड का दे रखा है, ये 2 महीने बाद का है, जबकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 महीने बाद का है। 6 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट इज 4650। तो डिविडेंड 2 महीने बाद का दे रखा है, जबकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 महीने बाद का है। यू में अज्यूम रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 9%। तो पहले तो आपको इसके अकॉर्डिंग फेयर फ्यूचर प्राइस बताना है। What is the course of action to benefit from future contract? Is there any arbitrage? क्या यहां पे कोई आर्बिट्राज पॉसिबल है या नहीं? ऑल्दो यहां पर भी आपसे डिसीजन मांगा है आर्बिट्राज के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट और लॉस नहीं मांगा है। ठीक है ना? आइए तो एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले पी लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो पी लिमिटेड का फेयर फ्यूचर प्राइस, अच्छा यहां पे डिविडेंड भी है, तो डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था इसका सीएमपी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का अमाउंट दे रखा है तो वो वाला फॉर्मूला, पीवी ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आरटी। अब यहां पे सीएमपी है आपके पास पी लिमिटेड का 4500 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड जो भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आर है आपके पास क्वेश्चन में 9%, 0.09 मल्टीप्लाई बाय टाइम है आपके पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का 6 मंथ्स। तो वैल्यू मेरे को 6 महीने बाद की निकालनी है, तो 6/12। अच्छा वर्किंग नोट में मैं डिविडेंड का अमाउंट निकाल रहा हूं, पीवी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का अमाउंट आपको दे रखा है 50 रुपए, जो कि ऑलरेडी 2 महीने आगे है। आपको आज की वैल्यू निकालनी है, मतलब 2 महीने पीछे लेके आना है इसको। तो 50 का डिविडेंड इंटू ई रेज टू पावर आर माइनस में आएगा 0.09 इंटू 2/12, क्योंकि 2 महीने पीछे लाना है। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर माइनस में 2/12 इंटू 0.09, ये आ जाएगा 0.02 माइनस में 0.02। 0.02 की वैल्यू टेबल से देख लेते हैं। ये है आपके पास, ये माइनस वाला ही है, एक सेकेंड, हाँ। तो 0.02 की वैल्यू ये रही आपके पास टेबल में 0.9802, 0.9802 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ जाएगा आपके पास 49.01। ठीक है ना? तो पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकाल दिया, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 49.01, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 4500 माइनस 49.01, 4450.99 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर, ये आ जाएगा 0.045। अब 0.045 की वैल्यू, ये पॉजिटिव वाला टेबल देखना है अब हमें। तो 0.045 ये रही इसकी वैल्यू 0.045 की 1.0460, 1.0460 मल्टीप्लाई बाय 4450, ये आ जाएगा आपके पास 4654.7। तो ये आपके पास फेयर फ्यूचर प्राइस आ गई, जबकि पी लिमिटेड का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है क्वेश्चन में वो आपको कितने का मिल रहा था? एक सेकेंड, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसका मिल रहा था 4650 में, तो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 4650। पहली बात, आर्बिट्राज पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन ने यही पूछा था, इज देयर एनी आर्बिट्राज? तो पहले तो हम इसका आंसर देंगे हां जी आर्बिट्राज पॉसिबल है, क्योंकि एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज नॉट इज इक्वल टू फेयर फ्यूचर प्राइस। उसके बाद क्वेश्चन ने यह भी पूछा था कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगे, ऑल्दो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस भी पूछा था, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो जो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस पूछा था पी लिमिटेड के लिए, वो तो हमने निकाल दिया। अब आर्बिट्राज पॉसिबल है या नहीं? आर्बिट्राज is possible because actual future price
इज नॉट इज इक्वल टू फेयर फ्यूचर प्राइस। अब यहां पे डिसीजन क्या लिया जाएगा? डिसीजन, अब आपके अकॉर्डिंग आज से 6 महीने बाद शेयर का फ्यूचर फेयर प्राइस 4654.7 हो सकता है, जबकि आपको कॉन्ट्रैक्ट में 4650 में ट्रेड करने का राइट मिल जाएगा। सस्ते में शेयर्स को ट्रेड करने का राइट मिल रहा है आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। कम प्राइस है ये, तो सस्ते में बाय करेंगे। तो डिसीजन क्या आएगा? बाय इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सेल इन कैश सेगमेंट। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारे पास यहां पे जो डिसीजन भी मांगा था। प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन ने नहीं मांगा था, अगर मांगा होता तो इसके बाद वो भी कंप्यूट करते हैं। अब यही काम क्यू लिमिटेड के लिए कर लेते हैं। स्पॉट प्राइस 350 है, पहले तो इसका भी फेयर फ्यूचर प्राइस निकाल लेते हैं। एफएफपी फॉर्मूला एक बार ही लिख दिया था तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सीएमपी है इसका आपके पास 350 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ेगा। डिविडेंड का अमाउंट आपको 20 रुपए दे रखा है, जो कि 3 महीने बाद का है। डिविडेंड रिसीवेबल इन 3 मंथ्स, तो 3 महीने बाद का डिविडेंड दे रखा है। आज का अमाउंट निकालने के लिए 3 महीने पीछे लाना पड़ेगा, जबकि 6 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट आपको 360 दे रखा है, एक तरह से एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। ठीक है ना? तो पहले तो अगेन वर्किंग नोट टू पीवी ऑफ डिविडेंड कितने का है? 20 रुपए का डिविडेंड इंटू माइनस में आर तो 0.09 और 3 महीने पीछे लाना है तो 3/12, तो ये वैल्यू बनेगी 20 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर 0.0225 माइनस में, और इसकी वैल्यू अब दोबारा से मेरे ख्याल से निकालनी पड़ेगी टेबल में। एक बार माइनस वाले टेबल में देख लेते हैं। 0.022 की वैल्यू है, 0.023 की वैल्यू है। इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू फॉल करेगी। तो आइए एक बारी वर्किंग नोट नंबर 3 में उसको निकाल लेते हैं। ई रेज टू पावर माइनस 0.02 की वैल्यू 022 की वैल्यू सॉरी 0.9782 और ई रेज टू पावर माइनस 0.023 की वैल्यू 0.9773। ठीक है ना? तो यहां से यहां तक वैल्यू 0.001 से बढ़ी, मतलब माइनस में ही। तो यहां पे इस वैल्यू में डिफरेंस कितना आया? .9773 माइनस 0.9782, ये आ गया 0.0009। दोनों जगहों पे माइनस है, माइनस को मैंने अभी इग्नोर किया है। ठीक है ना? अच्छा, तो 1 से वैल्यू बढ़ेगी तो 0.0009 डिवाइडेड बाय 0.001 इंटू, हमारे केस में वैल्यू कहां तक इंक्रीज कर रही है? ई रेज टू पावर माइनस में 0.025 सॉरी 0.0225 0.0005, तो इसका इंपैक्ट आएगा 0.0009 डिवाइडेड बाय 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.0005 0.00045। ठीक है ना? अच्छा, अब यहां पे एक गलती मत कर देना। इतने से 0.00045 से जो आपकी अब यहां पे बात क्या बन रही है? ई रेज टू पावर 0.022 की वैल्यू 0.9782 है, और आपको यहां से आगे जाना है, 0.0225 की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मली जब हम फ्यूचर वैल्यूज की बात करते थे, जब सारा पॉजिटिव्स में होता था, तो ये ऐड हो जाता था जो भी यहां से हम निकालते थे। यहां पे माइनस होगा, मतलब 0.022 की जो ये वैल्यू है 0.9782, उसमें से ये माइनस करना। अगर तो मैं बिल्कुल मैथमेटिकली चलूं तो आपका ये जो न्यूमरेटर है ये ऑलरेडी माइनस में है। 0.023 माइनस 0.022 वो आया 0.001, ये तो पॉजिटिव में आया। लेकिन आपने जो ये न्यूमरेटर में 0.0009 लिखा है, ये 0.9773
-0.978, ये ऑलरेडी आपका न्यूमरेटर में माइनस में है, तो ये जो आपका आया है, अगर मैथमेटिकली चले तो ये माइनस में आया है, तो ये आपकी इस वैल्यू को घटाएगा। और वैसे भी अगर देखें, मैथमेटिकली छोड़ के कॉन्सेप्चुअली भी देखें, भाई जैसे जैसे आप अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ाओगे, वो इंटरेस्ट ज्यादा हटाएगा। यहां पे आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आने की बात कर रहे हो, तो इंटरेस्ट हटाओगे, डिस्काउंटिंग की बात कर रहे हो। तो अगर आप 0.22 के हिसाब से इंटरेस्ट हटाते हो, तो इतने रेट के हिसाब से इंटरेस्ट हटेगा। अगर आप 0.0225 ज्यादा रेट से इंटरेस्ट हटाओगे, तो इंटरेस्ट ज्यादा हटेगा, वैल्यू ज्यादा छोटी आएगी, तो इसको और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 0.9782, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, e रेज टू पावर माइनस 0.0225 की वैल्यू 0.9782 माइनस 0.00045, ये आएगा आपके पास 0.9775। ठीक है ना? अब ये वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.9775 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास 19.555। ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आ गई। अब इसको अपने मेन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये सारी कैलकुलेशंस तो हमने अपने एफएफपी निकालने के लिए करी थी। 19.555 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको 6 महीने आगे लेके जाना है, e रेज टू पावर r 0.09 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, 6/12, तो ये आ जाएगा आपके पास 330.445 मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर 0.045, और ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, वैसे टेबल दूसरा देखना है, पॉजिटिव वाला। तो यहां पे 0.045 की वैल्यू 1.0460 मल्टीप्लाई बाय 330.445, ये आ जाएगा आपके पास 345.65। ठीक है ना? 345.65 ये आपका एफएफपी आ गया। अब एक्चुअल फ्यूचर प्राइस यहां पे कितना है? एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 360। ठीक है ना? तो पहली बात तो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस पूछा था, वो हमने निकाल दिया। अब आर्बिट्राज पॉसिबल है या नहीं? आर्बिट्राज इज पॉसिबल अगेन बिकॉज एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज नॉट इक्वल टू फेयर फ्यूचर प्राइस। अब डिसीजन क्या होगा? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको 360 रुपए में 6 महीने बाद शेयर को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जबकि आपके अकॉर्डिंग आज से 6 महीने बाद शेयर का भाव 345.65 हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग प्राइस कम होगा, आपको महंगे में शेयर को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो महंगे में आप शेयर को बेचोगे। ठीक है ना? तो डिसीजन क्या बनेगा? सेल अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय इन कैश सेगमेंट। सो दिस इज इट। आई गेस आपको क्लियर हो गया। यहां पे भी लास्ट आर लिमिटेड के लिए यही काम करना है। स्पॉट प्राइस 900 दे रखा है, डिविडेंड एक्सपेक्टेड 50, 4 महीने बाद मिलेगा, मतलब इसके 4 महीने पहले की वैल्यू निकालनी है, और आपको एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 900 रुपए दे रखा है। अच्छा, आर लिमिटेड का क्या आप खुद से कर पाओगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड का किया है। पहले हमें फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना है, सीएमपी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड के लिए आप 50 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 4 महीने पीछे, ई रेज टू पावर माइनस में 0.09 मल्टीप्लाई बाय 4/12 करके। ठीक है ना? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आएगी, फिर सीएमपी 900 माइनस जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आपने निकाली होगी, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आर 0.09 मल्टीप्लाई बाय 6/12। आपके पास फेयर फ्यूचर प्राइस आएगा, उसको आप कंपेयर करोगे एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 900 से, तो पहले बताओगे आर्बिट्राज पॉसिबल है या नहीं, अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन दोगे। तो बिल्कुल सेम तरीके से आई गेस आप आर लिमिटेड का खुद से कर सकते हैं। तो ये आप खुद से करिए एक बार, यहीं पे चाहे वीडियो को स्टॉप करके इसको कंप्लीट करिए, पेंडिंग मत छोड़ना, साथ के साथ करना। ठीक है ना? आइए अभी हम वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर इसके बाद अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए एक बारी। क्वेश्चन नंबर 14,
आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ अ कंपनी स्टॉक ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ऑन 31st December वॉज 350। ये एक तरह से आपके पास CMP हो गया। एंड द फ्यूचर प्राइस ऑन द सेम स्टॉक on the same date, that is 31st December for March next year was 370। तो फ्यूचर प्राइस दे रखी है आपको। अगर आप 31st December को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो पहली बात कॉन्ट्रैक्ट 3 महीनों का होगा। एक तरह से ये आपको इन शॉर्ट अगर बोलूं तो ये दिया हुआ है 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है ना। 3 मंथ वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस आपको 370 दे रखी है। दिस इज योर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, ठीक है ना। विद इन द कॉन्ट्रैक्ट 370 में आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी। अदर फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एज टाइम टू एक्सपायरेशन 3 मंथ्स, वो हमें भी मालूम है। दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों में एक्सपायरी। एनुअल डिविडेंड ऑन द स्टॉक ऑफ 30% पेबल बिफोर 31st मार्च। अच्छा यहां पे ना अब 30% का डिविडेंड तो बोल दिया, लेकिन कहा है मार्च से 31st मार्च से, मतलब एक्सपायरी से पहले पहले कभी भी पे हो जाएगा, लेकिन टाइम नहीं बताया। अब हो सकता है ये जनवरी में पे हो रहा वो भी 31st मार्च से पहले है, हो सकता है फरवरी में पे हो सकता है बीच में कभी पे हो सकता है 15 मार्च को, हमको नहीं पता। तो 31st मार्च से पहले पहले पे हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है पे ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो हम मान लेंगे कि ये फिर 31st मार्च को ही पे हुआ होगा। क्यों ऐसी बात कर रहा हूं अभी बात करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बाय द वे बोरोइंग रेट आपको 20% दे रखा है, एक तरह से आपका हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रॉम द अबव कैलकुलेट फ्यूचर प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन 31st December। तो एक तो फ्यूचर प्राइस आपसे मांगा है ऑन 31st December। अच्छा कंफ्यूज मत हो जाना सर 31st December, क्योंकि यहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, सर 31st December तो आज की डेट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फ्यूचर प्राइस क्या बताएं। आज का प्राइस बताना है, उसमें फ्यूचर प्राइस की क्या बात है। एक तरह से आपसे फेयर फ्यूचर प्राइस मांग रहा है। फ्यूचर प्राइस बताओ 31st December को, मतलब 31st December को जो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस स्टॉक मार्केट आपको 370 ऑफर कर रही है, आपके अकॉर्डिंग 31st December को इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट 31st मार्च को खत्म होगा वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा 31st December को, तो 31st December को आपके अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू, ठीक है ना। तो FFP निकालना है। ऑल्सो एक्सप्लेन इफ एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। क्या आप आर्बिट्राज हो सकता है यहां पे या नहीं हो सकता, वो भी आपको बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक का सेम जैसे अभी तक क्वेश्चंस करे वैसे हैं, बस डिविडेंड और है इसमें। अच्छा सबसे पहले तो फेयर फ्यूचर प्राइस एज ऑन 31st December। पहले फॉर्मूला कोट करेंगे हमेशा, CMP मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिविडेंड वाला केस था, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर RT। अच्छा मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, CMP मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर RT माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। भाई कोई दिक्कत थोड़ा है, टाइमिंग को सेम करना है ना। CMP आज का है, उसमें से अगर डिविडेंड माइनस करता हूं तो आज की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी डिविडेंड की, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं CMP को ही फ्यूचर वैल्यू में ले जाऊं कंपाउंडिंग करके, तो डिविडेंड की फ्यूचर वैल्यू माइनस कर दूंगा उसमें से। ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूं। आपके पास क्वेश्चन में जो CMP दे रखा है 350, यह है आज का, दैट इज 31st December का। और आपके पास जो डिविडेंड दे रखा है 30%, यह है बाद का, दैट इज 31st मार्च। और बाद में भी जैसे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स करवाए थे, उन एग्जांपल्स में या फिर जो अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया, उन क्वेश्चंस में तो क्या चल रहा था, डिविडेंड आपको 2 महीनों के बाद का दे रखा होता था, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बाद का है। तो या तो आप इस डिविडेंड की वैल्यू को 6 महीने बाद लेके जाओ, या आप इस डिविडेंड की वैल्यू को 2 महीने पहले करके प्रेजेंट वैल्यू में लेके जाओ। कहने का मतलब है कैलकुलेशन दोनों में थी, या तो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू निकालूं तो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में डिविडेंड की फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। सॉरी ऑलरेडी ये फ्यूचर वैल्यू में है डिविडेंड, लेकिन ना तो CMP के बराबर है ना ही आने वाले टाइम की वैल्यू के बराबर है, ठीक है ना। बीच की फ्यूचर वैल्यू दे रखी होती थी, तो कैलकुलेशन बोथ केस में थी। लेकिन सर इस क्वेश्चन में जो डिविडेंड है वो 31st मार्च से पहले पहले, और हम मान रहे हैं फिर 31st मार्च को ही पे हो जाएगा, तो मेरे पास एक तरह से 31st मार्च की फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। तो कैलकुलेशंस को बचाने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ऑल्दो आप लगा सकते हो ये वाला भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो CMP है आपके पास 350
मल्टीप्लाई बाय आर है आपके पास कितना है 20% और टाइम है 3 महीने जो कि 0.25 बनता है 3/12 करके e raised to power r 0.2 20% मल्टीप्लाई बाय 0.25 दैट इज 3/12 माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड जो कि है 30% और डिविडेंड रेट हमेशा फेस वैल्यू पर लगता है 10 का 30% दैट इज 3 ठीक है ना। तो ये आ जाएगा पहले तो 350 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आर टी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 ये आ जाएगा 0.05 -3 तो ये आएगा 350 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर 0.05 की वैल्यू टेबल में से देख लेते हैं एक बारी। तो 0.05 की वैल्यू है आपके पास बिल्कुल लास्ट में, अगर आप यहां पे देखेंगे फ्यूचर वैल्यू वाले टेबल में 1.0513 -3 ये आ जाएगा आपके पास 350 मल्टीप्लाई बाय 1.0513 -3 364.95 96 कर देते हैं राउंड ऑफ करके ठीक है ना। तो ये आपके पास फेयर फ्यूचर प्राइस आ गया। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो आपसे एक तो फेयर फ्यूचर प्राइस मांगा था वो तो हमने निकाल दिया, अब मांगा है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है 370। तो पहली बात आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है क्योंकि एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज नॉट इज इक्वल टू फेयर फ्यूचर प्राइस। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी exists because actual future price is not is equal to fair future price ठीक है ना। अच्छा डिसीजन क्या लोगे आपके अकॉर्डिंग आज से कितने टाइम बाद 3 महीने बाद, आपके अकॉर्डिंग आज से 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 364.96 हो सकता है, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको आज से 3 महीने बाद 370 रुपए शेयर को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, महंगे में अपॉर्चुनिटी दे रहा है ठीक है ना। तो महंगे में बेचना चाहिए तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बेचेंगे। सेल अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बेचने का करूंगा शेयर को। बाय इन कैश सेगमेंट, कैश सेगमेंट में शेयर को बाय कर लेंगे। लेकिन यहां पे भी अभी कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं मांगा है तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम यहां पे अभी नहीं करेंगे ठीक है ना। ऑल्दो अगर करनी पड़ जाए आई गेस वो एग्जांपल्स में हमने समझ लिया था वो आप कर पाएंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस वो वाले भी पिक करूंगा जिनमें वो कैलकुलेशंस करनी होंगी ठीक है ना। आइए आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। On 31st August, question number 12, on 31st August, the value of stock index was 2200. The risk-free rate of return has been 8%. The dividend yield on the stock index is as under. आपको जनवरी टू दिसंबर पूरे साल के हिसाब से हर महीने कितना कितना डिविडेंड की परसेंटेज आई है वो आपको दे रखा है। अच्छा ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर डिविडेंड बीच बीच में मतलब इंटरिम डिविडेंड इतने टाइम पे बांटा होगा कंपनी ने, ये इंटरिम डिविडेंड नहीं है। बेसिकली कंपनी एक तरह से कह रही है आपके गिवन पैसों पे अगर हम हर महीने के हिसाब से डिविडेंड बांटते तो कितना कितना बनता, इतनी डिविडेंड की अर्निंग्स को कंपनी ने री इन्वेस्ट किया होगा एक तरह से। Assuming that interest is continuously compounded daily, तो obviously E वाला ही फॉर्मूला लगाना है, although हम लगा भी वही रहे थे। Find out the price, find out the future price of contract deliverable on 31st December। तो पहली बात 31st अगस्त पे तो हम ऑलरेडी खड़े हैं, यहां पे लिख भी रखा है पहली लाइन में ऑन 31st अगस्त 2200 रुपए है, रुपीज नहीं है वैसे सॉरी है, स्टॉक इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है, सेंसेक्स या निफ्टी का भाव दे रखा है एक तरह से। और 31 दिसंबर का भाव आपसे पूछ रहा है, मतलब पहली बात सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने फॉरवर्ड आपसे पूछ रहा है बात ठीक है ना। मतलब पहली बात आपके अकॉर्डिंग 4 महीने बाद ये स्टॉक इंडेक्स कितने का होगा, तो आपसे फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ स्टॉक इंडेक्स मांग रहा है ठीक है ना। और कितना फेयर फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर कितना है 4 मंथ्स,
अच्छा, और आपको सीएमपी भी दे रखा है, आज कितने का है 2200, तो ये एक तरह से मेरा सीएमपी बन जाएगा। इंटरेस्ट का रेट आपको 8% दे रखा है, रिस्क फ्री रेट, आरएफ जरूर है, मतलब एफडी वगैरह का रेट होगा ये, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो है। अच्छा एक बात बताओ, जब मेरा टाइम ही अगस्त से दिसंबर के बीच का है, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, तो मेरे काम के तो यही 4 डिविडेंड्स हैं भाई। जो मेरा प्राइस है 2200 रुपए का जो प्राइस है, ये आपका 31 अगस्त का प्राइस है, मतलब अगस्त तक के डिविडेंड्स, जनवरी से अगस्त तक के डिविडेंड्स ने स्टॉक इंडेक्स में या शेयर्स में जो इंपैक्ट पहुंचाना होगा वो पहुंचा चुके, और वो इंपैक्ट पहुंचने के बाद ही 31 अगस्त का भाव आया होगा 2200। इसके आगे जो ये भाव बदलेगा, इसके आगे जो ये इंडेक्स का स्कोर बदलेगा, ये तो आगे की बातों की वजह से बदलेगा ना, और मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके आगे के डिविडेंड के अकॉर्डिंग बदलेगा ना, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डिविडेंड हमारे काम का है, इससे पिछला डिविडेंड हमारे काम का नहीं है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड होगा। तो आपसे एक तरह से फेयर फ्यूचर प्राइस पूछा है, और ये जो आपकी ई की वैल्यू आएगी यहां पे, उसकी वैल्यू यहां पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दे भी रखी है। आइए कंप्यूट कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले तो फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ स्टॉक इंडेक्स, तो डिविडेंड वाला केस है और डिविडेंड की परसेंटेज दे रखी है, तो इस क्वेश्चन में मैं परसेंटेज दे रखी है, तो परसेंटेज के हिसाब से जो वो वाला फॉर्मूला हमने किया था, CMP मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आर माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय टी, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। CMP आपके पास 2200 है, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आर, आर आपके पास 8% है, 0.08 माइनस वाई। अब सर इन चारों में से कौन सा डिविडेंड कंसीडर करूं, एवरेज डिविडेंड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट 1, एवरेज डिविडेंड फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर कितना कितना था, 3343, डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा 3.25%, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0325 इनटू टाइम कितना था 4 मंथ्स, इंटू 4/12, 4 डिवाइडेड बाय 12 को लिखेंगे तो वो बनेगा 0.333, मतलब 333 तक मैं लिख रहा हूं, वैसे आगे एलसी पे आ रहा है। 2200 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर, ये बनेगा 0.08 माइनस 0.0325 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, तो ये आएगा 0.015833 आगे जो भी है, इसकी वैल्यू अब आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ई रेज टू पावर 0.01583, इसकी वैल्यू 2200 मल्टीप्लाई बाय जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है 1.01593, 1.01593, यही है ना, 1.01593, हाँ जी। तो आपके पास ये आ जाएगा 2200 मल्टीप्लाई बाय 1.01593 2235.046, तो ये स्टॉक इंडेक्स आफ्टर 4 मंथ्स हमारे अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। सो दिस इज इट, ये था ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आसान था। ये बेसिकली मैंने आपको इसलिए करवाया मेनली इस डिविडेंड वाले पॉइंट की वजह से, क्योंकि ये 12 महीनों का डिविडेंड देख के एक बारी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्टीमेटली करना क्या है। तभी इस तरीके के क्वेश्चंस भी पेपर में देखिए आए हुए हैं, 5-5 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि उसको भी पता है ये डिविडेंड की चीजों में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आप आइए एक बारी क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 The following information is available about standard gold। तो एक तरह से अब ये क्वेश्चन कमोडिटी बेस्ड क्वेश्चन है। स्पॉट प्राइस आपको दिया हुआ है 15,600 पर 10 ग्राम्स, मतलब सीएमपी एक तरह से आपको दे दिया। फ्यूचर प्राइस आपको दिया हुआ है 17,100 फॉर 1 ईयर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट।
वैसे तो ये आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दे रखा है, मतलब क्वेश्चन की अगर मैं प्लेन रीडिंग करूं या अभी तक जो क्वेश्चन हमने पढ़े उनके रेफरेंस से अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है, ठीक है ना, कि एक्चुअली में इस प्राइस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपको 8.5% दे रखा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट आपको 900 पर ईयर दे रखी है। अब आगे की लास्ट लाइन पढ़ने से पहले एक बात सुनिए, आपको स्टोरेज कॉस्ट दे रखी है, सीएमपी दे रखी है, इंटरेस्ट रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 साल। अगर तो क्वेश्चन ये कहता है आप एफएफपी निकाल दो, फेयर फ्यूचर प्राइस निकाल दो, निकाल लोगे आप, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि आर्बिट्राज बता दो, हो सकता है इसमें या नहीं हो सकता है तो क्या डिसीजन लोगे, वो भी आप बता दोगे। लेकिन अब पढ़िए क्वेश्चन ने क्या कहा है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वी आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड ऑफ द स्टैंडर्ड गोल्ड। पहली बात आपको कन्वीनियंस यील्ड पता लगानी है, दूसरी बात परसेंटेज में नहीं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब अमाउंट में पता लगानी है। अब सर इस वजह से इस क्वेश्चन में हो क्या गया, देखो एक बड़ी सिंपल सी बात, जब कन्वीनियंस यील्ड और स्टोरेज कॉस्ट हो तो वैसे मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, फेयर फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू जो भी आज का सीएमपी है उसमें ऐड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट ऐड होती है क्योंकि वो अल्टीमेटली मेरी सीएमपी को बढ़ाएगी, वो भी हम रिकवर करेंगे अगर किसी को वो चीज बेचेंगे, किसी को गोल्ड बेचेंगे तो साथ के साथ उस गोल्ड को स्टोर करने का जो खर्चा है वो भी चार्ज करेंगे, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड। जो कन्वीनियंस यील्ड है जो कि एक तरह से डिविडेंड जैसी इनकम होती है, बस कमोडिटी के केस में होती है, वो माइनस करेंगे अगर अमाउंट में है, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आरटी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, क्वेश्चन की प्लेन रीडिंग करके ये जो फ्यूचर प्राइस है 17,100, ये एक्चुअल फ्यूचर प्राइस लगता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस लगता है, ये फेयर फ्यूचर प्राइस नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं इस 17,100 को इस क्वेश्चन के लिए फेयर फ्यूचर प्राइस नहीं मानूंगा, ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हम एक तरह से अभी इस इक्वेशन में ये डेटा पुट करेंगे, क्वेश्चन में जो 17,100 फ्यूचर प्राइस दे रखा है, मैं इसको फेयर फ्यूचर प्राइस मान के यहां पे पुट करूंगा, 17,100 इज इक्वल टू सीएमपी आपको दे रखा है 15,600, दैट इज स्पॉट प्राइस, माइनस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट आपको दे रखी है 900 रुपए पर ईयर, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड निकालनी है, एक्स लिख देते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आर, इंटरेस्ट रेट आपको 8.5% दे रखा है तो इसको 0.085 लिख दूंगा, इनटू टाइम 1 साल ही है। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आपके पास बन जाएगा 15,600 प्लस 900, 16,400 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर 0.085 की वैल्यू, ये आपके टेबल से आपको पता चल जाएगी। टेबल में देखिए एक बार, फ्यूचर वैल्यू वाले टेबल में देखिएगा, ये टेबल से हमारे पास ये रही 0.085, इसकी वैल्यू है 1.0887, तो मैं यहां पे इसको हटा ही देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1.0887, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 17,100 इक्वल्स टू 1.0887 मल्टीप्लाई बाय 16,400, ये बन जाएगा आपके पास 17,854.68 माइनस 1.0887 एक्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 17,854.68 माइनस 17,100, ये बन जाएगा 754.68 इक्वल्स टू 1.0887, वो माइनस में आएगा, मैंने माइनस माइनस काट दिया दोनों के, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड इज इक्वल टू रुपीज डिवाइडेड बाय 1.0887, ये आ जाएगा आपके पास 693.194, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन बेसिकली एक तो आपकी आरटीपी का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, कहने का मतलब है। दूसरी बात मेनली ये क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन को पढ़ के जिसको लगता है कि वो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है, उसको हमने फेयर फ्यूचर प्राइस मान के, एक तरह से फ्यूचर प्राइस बेसिक मान के अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा है। आई गेस आपको समझ आ गया।
तो एक काम करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं आर्बिट्राज के कुछ एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर इन्हीं फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग कैसे होती है। जैसे मैंने अभी आपको आर्बिट्राज करवाया, आर्बिट्राज में रिस्क नहीं होता, ठीक है ना, आर्बिट्राज में रिस्क उठाते नहीं है, पैसा अपना लगाते नहीं है, बोरो करते हैं और हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं। हेजिंग जो होती है वो एक तरह से रिस्क मैनेज करने के लिए होती है, रिस्क को बढ़ाना घटाना, ठीक है, अकॉर्डिंगली रिटर्न बढ़ता है या घटता है। तो नेक्स्ट क्लास में इन्हीं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके हेजिंग कैसे होती है वो सीखेंगे, ठीक है ना। तो अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। चलिए आज के लिए अभी इतना ही।